अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का। इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खौफनाक कोरोना के हवाले से, और जो एक सवाल पूछा जाता था कि भाई आपके इर्द गिर्द किसी को क्या कोरोना वायरस हुआ है, कोई पॉजिटिव आया है, तो अक्सर कहते थे नहीं भाई हमारे पास तो इर्द गिर्द कोई नहीं आया। और ये एक बड़ी दलील होती थी लोगों की कि इसका मतलब कुछ भी नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंस की किसी किस्म की एहतियात की ज़रूरत नहीं है। आज जब हम सवाल करते हैं तो लोग कहते हैं हाँ यार, हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे जान पहचान के लोगों में कहीं ना कहीं ये मौजूद है। तो अब जिसको यकीन नहीं आता था उसे भी यकीन आ रहा है। ये बहुत अलमी और अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया जिसका शिकार हो गई, उसमें को समझाने में हमें इतना टाइम लगा अपनी आवाम को। जो हुकूमत होती है और उसका जो सरबराह होता है उसकी एक बड़ी ताकत होती है और आवाम का उस पर एतमाद होता है। और ख़ासतौर पर जमहूरी मुल्क की जब बात की जाए तो अगर जमहूरियत की सरबराही वज़ीर आज़म कर रहा है और वज़ीर आज़म एक बात कह रहा है तो इसका मतलब बस वो आखिरी बात है और उसको सबको यकीन करना चाहिए। रेट ऑफ द गवर्नमेंट ये होती है, कल से ये काम होगा तो होगा। मुझे याद है मैं बाली गया इंडोनेशिया में, तो मैंने देखा कि वहाँ सब मोटरसाइकिल पे पीछे जो है वो जो बैठे हैं वो भी हेलमेट पहने हुए थे, चाहे लेडीज़ हो कोई भी हो। मैंने कहा कैसे हुआ ये? उन्होंने कहा बस एक रात ऐलान हुआ, अगले दिन से जो है कोई कानून नाफिज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इम्प्लीमेंट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो जमहूरियत का और लीडरशिप का एतमाद है वो बुरी तरह फेलता और हम इसको नाफिज करने में नाकाम रहे। और यही वजह है कि आज हमारे डॉक्टर सफ़र कर रहे हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो है बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर अवाम हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल के अंदर है। जो तैयारी हमारी होनी चाहिए थी उस तरह हम नहीं कर सके हेल्थ के शोबे में। आज मेरे साथ बहुत ही एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सी थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी जो हमें कर लेनी चाहिए थी तो वो नहीं हो सकी, उस पर भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा उसका जायज़ा लेना ज़रूरी है। और अभी भी आज के अंदर भी जब हम 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं, जब 2000 का फिगर डेथ में हम क्रॉस कर चुके हैं, 1 लाख का फिगर हम मुतासिर जो कोरोना से उनको वो फिगर क्रॉस कर चुके हैं। दुनिया में टॉप 10 पे हमारे जो है वो केसेस आ गए, एक्टिव केसेस। तो अब हम कैसे जो है वो इससे बच सकते हैं, क्योंकि जहाँ हेल्थ की बहुत बुरी सूरत हाल है, माशी तौर पे उससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। आज लेकिन फोकस रहेगा हेल्थ के हवाले से। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर डॉक्टर शेरशाह सैयद साहब। आप फॉर्मर मेंबर है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के, इसके साथ साथ फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। हमारे साथ डॉक्टर उबैद अली साहब मौजूद हैं, और उबैद साहब जो हैं वो सिविल सर्वेंट रहे हैं बायोलॉजिकल ड्रग्स के हवाले से, दुनिया भर में बड़ा आपका तजुर्बा है इस हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ईसा लेबॉर्ट्रीज के आप जो हैं वो हेड भी हैं। डॉक्टर शेरशाह सैयद साहब, थोड़ा सा पहले हम इस सेशन में जायज़ा लेते हैं। बहुत ज़रूरी है जायज़ा लेना, क्योंकि प्रॉब्लम ये की आती है कि अगर हम पीपल्स पार्टी से सवाल करते हैं तो वो अपनी परफॉर्मेंस के बजाय डाल देते हैं पीटीआई के ऊपर, जनाब उनकी गलती है। पीटीआई की बात करते हैं तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, किसी और सियासी जमात। यानी ये खेल जो है 3 महीने से चल रहा है ब्लेम गेम का। आप जैसे लोग जो न्यूट्रल लोग हैं, जो बड़ा इस एक्सपर्ट्स भी हैं इस शोबे के अंदर, आप लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज में आवाम को बता सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर हम पहले सेशन में थोड़ा सा पीछे हट के जायज़ा लें तो हमसे कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आके कुछ बोलूँ। मिस्टेक तो बहुत ही ब्लंड, मिस्टेक कहना तो गलत बात होगी, ब्लंडर जी, बहुत बड़ा ब्लंडर, क्रिमिनल ब्लंडर जो हुआ है वो ये हुआ है कि पहले दिन से इस मर्ज को मर्ज ना समझना। अवाम तो नाइव हैं, अवाम तो नहीं समझते हैं, लेकिन हुक्मरानों ने भी कौन सा समझा। अब ये अफवाह है कि गलत है कि सही है, लेकिन हमें पता है कि शुरू में ताफ्तान से, इराक़ से और उम्रे से और तबलीग जमात से जो लोग आते रहे उनको मजाक समझा गया, उनको बगैर किसी टेस्टिंग के वापस कर दिया गया। देखें, सबसे बड़ी मिसाल वियतनाम की है। वियतनाम में 512 मरीज आए, एक भी डेथ नहीं हुई। उन्होंने क्या किया? पहले दिन से उन्होंने कह दिया कि कहीं से कोई भी आदमी आएगा उसको, चाहे चाइना से आए, चाइना से बेहतरीन ताल्लुकात हैं उनको, 20 दिन का क्वारंटाइन होगा। ठीक। नंबर 2 उन्होंने कह दिया कोई आदमी बगैर मास्क के नजर आएगा अंदर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 उन्होंने कह दिया कि हाथ नहीं मिला सकते आप। चौथा उन्होंने कह दिया कि हर आदमी छतरी लेके जाएगा।
3 फीट का डिस्टेंस हो गया। नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर ये कह भी देते, फर्ज करें कह भी देते, तो हमारे मुल्क में कौन सा अमल करता है? नहीं, अमल क्यों नहीं करता है? जब आप कहेंगे ऐसे कि अमल करो ना करो आपकी मर्जी है, तो यानी हम इसी में उलझे रहेंगे कि लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और लॉकडाउन पर डिबेट चलती रहेगी, तो फिर यही होगा। बहुत ही क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ है। हुकूमत का मतनजर ये रहा कि मैशियत तबाह ना हो, अवाम मर जाए भले, मैशियत तबाह तो मैशियत भी तबाह हो गई। मैशियत कौन सी बची? नहीं, मैशियत तो खैर पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन हालात में हुकूमत का जो लीडिंग रोल होता है अवाम को साथ लेके चलने का, बाहर मैदान में आके उनके साथ खड़े होने का। आज वज़ीर आज़म साहब ने मास्क पहना है, कभी इनको मैंने मास्क में नहीं देखा। बहुत मुश्किल से हमारे वज़ीर आज़म ने मास्क पहना है, जब उनको मीटिंग में बार बार हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि आप मास्क पहने। तो ये सिग्नल होता है अवाम को, तो आप कह रहे हो मास्क पहने और आप जनाब बस ठीक है नहीं पहन रहे, मैं सही हूं। और ऐसी तमाम बहुत सी फुटेजेस हैं, और ये जो आपके इर्द-गिर्द तमाम लोग हैं, जो आपने आर्मी स्टाफ के मिनिस्टर्स वो भी पहने हुए थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं पहने। ये जो आपने शुरू में कहा ना कि अवाम ने इसको लाइटली लिया, अवाम ने लाइटली नहीं लिया, हुक्मरानों ने लाइटली लिया, इलीट ने लाइटली लिया, तो फिर अवाम उनको फॉलो करती है। ये हुकूमत ना ये मजहबी रहनुमाओं के आगे कोई बात कर सकी, ना ये कुछ भी नहीं कर सकी ना, इसको बिजनेसमैन ने उड़ा दिया, थोड़ी बेबस किस्म की नजर आई है टोटल। इनका कोई गवर्नेंस नहीं था, कोई रिट नहीं थी इनकी, तो ऐसे में तो ये होना था। और अब ट्रेन छूट चुकी है, अब ट्रेन छूट चुकी है, अब ट्रेन हमें मिलने वाली है नहीं है। अब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सिर्फ मैं आवाम को ये बात समझाना चाहता हूँ। अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पहले कहते थे कि भाई आपके रिश्तेदारों में कोई बीमार है, मेरे घर में 9 आदमी अफेक्टेड हैं, एक आदमी नहीं 9 आदमी ठीक है अफेक्टेड हैं। क्यों? हम लोग इत्तेफाक से डॉक्टर ने भाई हमारा तो होता ही है, लेकिन हर घर में अफेक्टेड हैं लोग। तो अब एक ही तरीका है, हर आदमी मास्क पहने, हर आदमी। मैं इस तरफ आता हूँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब किसी को प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर उसके बाद वो कहाँ जाए। एक टेस्ट के हवाले से भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि जनाब एक ये बात गर्दिश कर रही है, जनाब सरकार में जाके आप टेस्ट कराएंगे, जो मुफ्त का है तो वो जो है पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर आप प्राइवेट कराएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। बहुत अफसोसनाक बात है। इस पर भी सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर हम आपकी तरफ आऊंगा। लेकिन डॉक्टर उबैद साहब, आप हमें फरमाएं कि आप क्या समझते हैं जरा, क्योंकि अभी हम फर्स्ट सेशन में जरा एक जायजा ले रहे हैं हमारी जो 3 महीने का पिछले, आप क्या समझते हैं कहाँ क्या जो है वो मिस्टेक्स हुई हैं, या डॉक्टर शेरशाह से फरमा रहे हैं कि क्रिमिनल जो है वो चीज हुई है, नहीं होनी चाहिए? क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जी क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जी सर क्रिमिनल नेग्लिजेंस सर की बात से समाजी तौर पे मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आगे बताता हूँ कि एक है एबिलिटी, ठीक है, और एक है ऑनेस्टी। जिनके पास एबिलिटी ना हो उनसे अगर हम तवक्का लगा लें तो ये हमारी ज्यादती है कि हम उनसे तवक्का लगा के रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का मामला नहीं है, गवर्नमेंट तो सरीहन पहले भी फेल होती थी, इस दफा बदतरीन तरीके से फेल हुई है। दूसरा मामला हमारे तबीब का है, तीसरा मामला हमारे साइंसदानों का है, और चौथा मामला हमारे समाजी एतबार में जो मशहूर मीडिया के लोग हैं उनका है। हमने अपने अवाम को ये समझाने में नाकाम हो गए बदतरीन तरीके से कि ये वायरस क्या है, कैसे फैलेगा, क्या नुकसानात होंगे, इस नुकसानात को काबू करने के लिए हमारे पास क्या शवाहिद मौजूद हैं, क्या सैयतें मौजूद हैं, क्यों हमारा और अमेरिका का जो आदाद शुमार है उसमें फ़र्क क्यों है, क्या मुतवक्का साइंसी इसके इशारे हैं। हमारी आवाम को अगर हम ये बात समझाते और समझाने में कामयाब होते, हमने इनको गलत इन्फॉर्मेशन दी। हमने कहा जी कि 1 महीने के बाद यहाँ पे सिर्फ लाशें पड़ी होंगी, हमने कहा जी इसका जो वैक्सीन है वो 2 साल के बाद आएगा। कुछ बातें हमारी सही थी, कुछ बातें हमारी इतनी साइंस से बालातर थी, बगैर किसी फाउंडेशन की थी, जिससे अवाम का वो हट गया, एतमाद हट गया। कभी हमने मास्क पहना, कभी हमने मास्क उतारा, कभी हमने कहा कि ये हाथ मिलाने से लग जाएगा, कभी हमने उनको बताया कि ये कपड़ा छूने से लग जाएगा। हम असल डेटा हम जनरेट करने में और वो देने में नाकाम हो गए। फिर हम भी बढ़ गए, कुछ हमने चाइना के डेटा को सीने से लगा लिया, कभी हमने अमेरिका के डेटा को सीने से लगा लिया, खुद हमने तमाम ट्रस्ट को वेरीफाई करने से गुरेज किया। जब हमने अपने ट्रस्ट को वेरीफाई करने से गुरेज किया और आपकी बातें सुबह दोपहर शाम में तब्दील होती रहीं और लोगों ने इसको महसूस किया, तो आवाम का क्या था, उसने उसी तरह से रिएक्ट करना था। बहरहाल अब तो इस वक्त रियलिटी है, आगे बढ़ने की बात करते हैं, आगे बहुत कुछ है और बहुत कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे की तरफ आपसे पूछूंगा कि क्या कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर फरहान ईसा, मैं आपकी तरफ आता हूं और थोड़ा सा मैं, क्योंकि आपकी जो ईसा लेबॉर्ट्री है वो भी टेस्ट कर रहे हैं और मेरे ख्याल से कोई 8,000 रुपये शायद या 9,000 रुपये आप लोग ले रहे हैं।
तो ये फरमाएं कि ये क्या सूरत हाल है टेस्ट की, टेस्ट पे जो सवाल उठाया जा रहा है कि जनाब प्राइवेट इदारों में टेस्ट करवाएं, गवर्नमेंट में ना करवाएं, फिर हर आदमी के पास पैसे नहीं है कि वो 8-9 हज़ार रुपये दे सके। तो ये टेस्ट के हवाले से क्या सूरत हाल है, और ये किट्स जो हैं, टेस्ट की किट्स जो हैं, इसमें आपकी समझते हैं कि क्या किस हद तक हम ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं अपने दो सीनियर कॉलीग्स की बात को सुन रहा था और मैं आपको जरा एक मजमुआ सा थोड़ा सा पेश करना चाहूँगा। पहले तो आपने इस टेस्ट के बारे में की है, ये जो टेस्ट है ये मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी का टेस्ट है। ये पाकिस्तान में 10-15 लैब्स हैं जो कि वो करने की सलाहियत रखती थी और कर रही हैं। तो बेसिकली ये सबके पास ये अहलियत नहीं थी। गवर्नमेंट की कुछ बातें देखें, ये क्राइसिस की सिचुएशन थी और क्राइसिस की सिचुएशन जब आती है तो उसके अंदर जब रिएक्शंस होते हैं तो उसमें सही और गलत फैसला क्या तयन तो टाइम करता है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट्स ने, चाहे वो प्रोविंशियल हो चाहे फेडरल हो, उसने नेक नियति से फैसले किए। अब सिचुएशन ये होती है कि ये टाइम बताएगा कि कौन सा फैसला सही था और कौन सा फैसला जो है वो इतना मुनासिब नहीं था। लेकिन मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि ये, और मैं सपोर्ट करूंगा दोनों गवर्नमेंट्स को कि इन्होंने नेक नियति में फैसले किए। अच्छा, आ जाती है टेस्ट की कॉस्ट। देखिए, ये मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी का जो टेस्ट है इसके अंदर हमें ना सिर्फ के मशीनें चाहिए होती हैं, हमें किट्स भी चाहिए होती हैं, लेकिन हमें साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स और पैथोलॉजिस्ट भी चाहिए होती हैं। हुआ ये सिलसिला कि ज़ाहिर है कि कराची का जो सिंध का एक हिस्सा है उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड, और लाहौर हो गया, और जो मेजर सिटीज़ हैं उनके अंदर ओवरऑल हेल्थ का प्रायोरिटी रही है और हेल्थ की जो हमारे अलावा भी दूसरी लैब्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हुआ ये कि गवर्नमेंट ने जब ये चैलेंज आया, देखिए ये चैलेंज जो है ये तो दुनिया इससे हिल के रह गई। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं हिला बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई और पूरी दुनिया में क्राइसिस आई, और ये वाइड 100 ईयर्स में पहला ऐसी सिचुएशन आई है जो पेंडेमिक हुई। गवर्नमेंट ने और एनटीएमए ने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको बताऊं, नेशनल डिजास्टर ने उसे फटाफट किट्स मंगवाई और उन्होंने इन्हें जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को दी। अच्छा, ये जो आप टेस्ट के फर्क की बात कर रहे हैं ना, तो वो शुरू में ये हुआ था कि जब इंटीरियर सिंध में खासतौर पे और इंटीरियर पंजाब में ज़ाहिर डॉक्टरों की बड़ी कमी है वहाँ पे, और वहाँ पे फैसिलिटीज का फुकदान है, तो डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि वो बड़े शहरों में आए। डॉक्टर शेरशाह मुझसे बहुत बेहतर बताएंगे और हो सकता है मुझसे अग्री ना करें क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मुझसे मैच नहीं करता, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि तो वहाँ पे HR की जो कमी थी उसकी वजह से टेस्ट की जो क्वालिटी कंट्रोल था प्रॉबेबली वो इतना उस वक्त मुनासिब नहीं था, लेकिन बहुत जल्दी उस पर काम हुआ है और वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इतना टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ गई है तो तशखीस भी ज़्यादा हो रही है। आई थिंक बहुत फास्ट हमारी कंट्री जो है वो एक साइंटिफिक मैकेनिज्म से उसने खुद कफील की तरफ मूव करी है। ना सिर्फ कि डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री बल्कि मास्क बन रहे हैं, PPEs बन रही हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं जो पहले पाकिस्तान में इम्पोर्ट होती थी। डेटा की जो बात की वो बेसिकली हुआ ये था कि क्योंकि हमारे पास ये PCR टेक्नोलॉजी नहीं थी और ये टेस्ट की किट्स जब आई तो उसके टेस्ट होने में टाइम लगा। शुरू में तो बहुत कम टेस्ट होते थे और वो जब नंबर बढ़ने शुरू हुए तो हमें तशखीस ज़्यादा होने लगी, और ये तशखीस के साथ, और आपको मैं बताता चलूँ इसमें गवर्नमेंट के ऊपर पूरा बरियोजमा हम लोग कहाँ से हो गए सिविलियंस। हर एक गवर्नमेंट की बात करता है, मैं कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं हूँ, लेकिन आप ये देखें कि व्हाट्सएप पे कौन बिलीव करता है र्यूमर्स को, कौन है जो अननोन लोगों की बातें जो होती हैं, किसी को डॉक्टर आ जाता है अननोन सा क्वैक। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। बाज डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से कुछ ऑडियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा डॉक्टर फरहानी साहब। लेकिन डॉक्टर शेरशाह साहब, ये जो एक निजी हॉस्पिटल्स हैं और उसमें जो एक बहुत बड़ा इस वक्त फाइनेंस का एक इशू पाया जाता है, यानी इस वक्त जो मेरे सामने फिगर्स हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। फाइनेंशियल जो बिल्स बन रहे हैं कोरोना के सिलसिले में, जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपके पास से ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन है, तो वो हम ज़रूर चाहेंगे वो शेयर हो कि ये जो है कुछ लोगों ने इसको कारोबार भी बना लिया है हेल्थ के शोबे के अंदर। बहुत अफसोसनाक बात है, और हुकूमत कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मदद कर सकती है कि ये ज़रा कुछ बोझ कम हो जाए। फिर एक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक, सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो एक बड़ा फिगर हमारे सामने मौजूद है वही वो जो मुल्क के अहम शख्सियात हैं, चाहे वो मीडिया की फील्ड में हों चाहे पॉलिटिशियंस हों,
उस बड़ी तादाद जो है पॉजिटिव जो है वो आनी शुरू हो रही है। जो लोग मैदान में मौजूद हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड हैं और सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पे हमारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर शेरशाह हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि मुझे जो डॉक्टर की सूरत हाल है इस पर आना है, लेकिन आपने प्राइवेट अस्पतालों के बारे में देखिए, हाँ मैं बिल्कुल मैं वही उस तरफ आना चाहूँगा पहले कि हम जो एक बड़ा सवाल है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे से है। ठीक है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, ये बताएं कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर आपने लिखा हुआ देखा है कि ये खैराती अदारा है, यहाँ मुफ्त इलाज होता है, यहाँ हम खिदमत करने के लिए बैठे हैं? ये कारोबारी अदारे हैं, ठीक, ये पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं। हर कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं खुला है कि वो अल्लाह वास्ते काम करेगा। नहीं, लेकिन इस सीजन के अंदर भी, इस पैंडेमिक के अंदर भी, इस सूरत के अंदर भी बिजनेस करेंगे वो। मुझे बताइए कि कौन से सीजन में बिजनेसमैन बिजनेस नहीं करता है? कौन से सीजन में? खासकर एक ऐसे मुल्क में जहां डॉक्टरों की ना एथिकल ट्रेनिंग है, ना उनको मोरलिटी समझाई जाती है। उनको यही समझाया जाता है कि भाई पैसा है तो इज्जत है, जितनी जल्दी आप मर्सिडीज बना लें उतना अच्छा है। सर 33 करोड़ 62 लाख रुपए के सिर्फ टेस्ट हो गए प्राइवेट। नहीं, सिर्फ टेस्ट ही क्या होंगे? देखे ना, इस वक्त आपको पता ही है 3 लाख से 10 लाख रुपए बताता हूँ, तो बताए ना क्या है। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है, प्राइवेट अस्पताल हैं जो बाबता पेशेंट को ले रहे हैं, वहाँ पर बगैर वेंटिलेटर के तकरीबन 70,000 से 1 लाख रुपए रोज का खर्चा है। ठीक है। और जो लोग वेंटिलेटर पे जा रहे हैं उनको 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले तो नखरा ये है कि बेड अवेलेबल ही नहीं है, वेंटिलेटर अवेलेबल ही नहीं है। नखरे की बात नहीं है, नहीं है अवेलेबल बेड अवेलेबल। देखो ना, वो तो इसीलिए खुले हैं कि अगर बेड होगा तो लेंगे, फौरन हाथों हाथ लेंगे। मैं जानता हूँ हमारे शहर में, पाकिस्तान के सारे शहरों में ऐसे ऐसे अस्पताल भी हैं जहाँ पर सिर्फ मशीन लगा दी गई है और कह दिया गया है कि भाई ये आईसीयू है। ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आम हालात की बात कर रहा हूँ। आम हालात में भी 2 नंबर काम सारे अस्पतालों में होता है, वही 2 नंबर काम अभी भी हो रहा है। तो किसी भी अस्पताल को ये कहना कि भाई वो सिर्फ अल्लाह वास्ते काम कर रहा है, मुनाफा नहीं कमाएगा, तो कमाएगा। और तो और भाई गवर्नमेंट सरकार भी तो अपने अस्पतालों में बिजनेस शुरू कर देती है। देखिए ना, सरकार ने भी प्राइवेट अस्पताल खोले हुए हैं, सरकार ने भी अपने मेडिकल कॉलेजों में सीटें रखी हुई जो बिकती हैं। तो देखें, सेहत सरकार का काम है, बुनियादी सेहत, हंगामी सेहत सरकार को मुफ्त आवाम को प्रोवाइड करना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात की गारंटी दी है कि इस मुल्क के हर शहरी को बुनियादी और हंगामी सेहत मुफ्त मुहैया की जाएगी। सरकार इसमें टोटल नाकाम हो चुकी है। हमारे मुल्क में सेहत का कोई निज़ाम ही नहीं था। सरकार ने जो कोशिश भी की है तो वो भी हाफ हार्टेडली की है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे जब एक्सपो सेंटर बनाया गया 1200 बेड का, तो क्या नुक्ता नज़र क्या था? नुक्ता नज़र ये था, जो कि बहुत अच्छा नुक्ता नज़र था, कि कराची शहर में 60% आबादी सलन में रहती है। वहां पर एक एक घर में 12-13 आदमी होते हैं। अगर उनमें से किसी को बीमारी होती है तो अपने घर में हर एक को देने से बेहतर यह है कि वो एक्सपो सेंटर में आके आइसोलेट में रहे, 2 हफ्ता रहेगा और खुश घर वापस चला जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन सरकार की बेवकूफ़ाना पॉलिसी की वजह से, प्रोपेगेंडे की वजह से, हमारे मीडिया के फेलियर की वजह से एक्सपो सेंटर को वो एक्सपोजर नहीं मिला कि लोग वहाँ जाते हैं, उनका ट्रस्ट डेवलप होता। तो वहाँ 50, 60, 100, 150 मरीज रहे, अब जाके 100 मरीज में 1200 का बेड है। अब ये क्या सरकार ने एक और बेवकूफ़ाना फैसला किया है। सुने आप गौर से बात, ये करोड़ों रुपए आप खर्च करने जा रहे हो। ये वक्त ऐसा था कि उस करोड़ों रुपए से अपने शहर के जो ऐसे अस्पताल हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, जिनको के अच्छा किया जा सकता था, मिसाल के तौर पर ट्रॉमा सेंटर है, मिसाल के तौर पर दुम्बा गोट है, मिसाल के तौर पर ट्रिसर टाउन है, मिसाल के तौर पर लाहौर के अंदर गुलाब देवी अस्पताल है, 1200 बेड का हॉस्पिटल, शालीमार हॉस्पिटल है। अरे भाई, इन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती, इनको अच्छा कर दिया जाता, इनकी चीजें ला दी जाती। अब वो जनाब ये जो एक्सपो सेंटर है, यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि हम 28 वेंटिलेटर लगाएंगे, यहाँ पर हम हाई डिपेंडेंसी यूनिट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे आप वहां पर? अरे भाई, आप सिविल अस्पताल को स्ट्रेंथन करें, आप जिला अस्पताल को स्ट्रेंथन करें। अब्बासी शहीद अस्पताल में कुत्ते लौट रहे हैं, बल्दिया का अस्पताल है, सुभराज अस्पताल, वो बंद होने जा रहा है 14 तारीख से। न्यू कराची का अस्पताल बंद हो रहा है। ये क्या मजाक बनाया हुआ है सरकार ने यार? सरकारी अस्पताल है, सबसे ज्यादा सरकार को वहां इन्वेस्ट करना चाहिए। सरकार को एमबीए नहीं मिलते हैं, सरकार को अच्छे लोग नहीं मिलते अस्पताल को चलाने के लिए। वो कहते हैं यार सरकारी मुलाजिम तो काम ही नहीं करते, सरकारी डॉक्टर तो काम ही नहीं करते। अरे भाई, सरकारी डॉक्टर काम नहीं करते, निकाल बाहर करें।
सरकारी डॉक्टर काम कर नहीं निकाल बाहर करें। वो जो आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, उनमें से आप पैसा अगर डॉक्टर्स को भी दे जो जायज बनता है उनका, तो फिर यहाँ पर काम करेंगे। सिस्टम आपने बनाया हुआ है कि डॉक्टर को देंगे 70,000 रुपए तनख्वाह, उसको बोलेंगे 2 घंटे के लिए आया करो, 20,000 रुपए खा लेगा DHO। ये सिस्टम है कोई? भाई आप मुझे दे दें एक ट्रॉमा सेंटर दे दें, मुझे ट्रेसर टाउन दे दें, मैं 15 दिन के अंदर चला के दिखाता हूँ, उसका बजट मुझे दे दें, मैं सारे हरामखोरों को वहां से बाहर करूंगा, कॉम्पिटेंट डॉक्टरों को आगा खान से लेके आऊंगा, उनको डबल तनख्वाह दूंगा, उनसे काम, वो काम करेंगे 12 घंटा नहीं 24 घंटा काम करेंगे। दुनिया भर में ये होता है। ये आपने तो अपने अस्पतालों को समझा यतीम खाने हैं, यहाँ पर सिर्फ उन लोगों को देना है नौकरी जिनको हरामखोरी करनी है, और फिर आप एक्सपो सेंटर को बना रहे हैं। अरे भाई ये देख इतना बड़ा ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है नीपा चौरंगी पर, हाई क्लास, क्यों नहीं चल रहा है भाई? 4 साल से बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। ट्रेसर टाउन का अस्पताल क्यों नहीं चल रहा है? दुम्बाकोट का क्यों नहीं चल रहा है? हैदरी का क्यों नहीं चल रहा है? ये सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं, और सरकार क्या कर रही है? इसको बनाएगी, एक्सपो सेंटर को बनाएगी। ये दिसे नालायकी है, ये बेवकूफी है, ये आपको इतनी गॉड गिविंग अपॉर्चुनिटी। सेंटर के अंदर भी जो है ना, उसके अंदर भी चैरिटी ली गई, उसके अंदर भी जो है फरहान आर्म फोर्स की मदद ली गई, और फोर्सेस की मदद के साथ ही वो उसको फरहान यहाँ लाइन पे है। अच्छी तरीके से मुझे पता है कि फरहान ने बहुत पैसे रेस किए हैं एक्सपो सेंटर के लिए, जो कि फरहान बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि फरहान और इन जैसे बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो सरकारी अस्पतालों में भी काम करने को तैयार हैं। तो सरकार तो सरकारी अस्पतालों में इंटरेस्टेड नहीं है ना। सरकार ने एक डाल दिया बोझ किसी पर, अब वो जनाब उसको डेवलप कर। जो सरकारी अस्पताल का जो हाल माजी में भी रहा है और इस सूरत में भी जो ठीक नहीं हो सका है, आप सर इसकी बुनियादी वजह ये समझते हैं कि हुकूमत की मसद विल ही नहीं है, जैसे सारे इदारे, यानी जैसे सारे इदारे ना हुकूमत के तहत चल रहे हैं, तो ये भी वैसे जैसे सरकारी स्कूलों का जो हाल है उसी तरह सरकारी अस्पताल का हाल है। मैं पढ़ा हुआ NJV स्कूल का, नरेंद्र नाथ जगन्नाथ विद्यालय का। ये जब तक सरकारी, हमारे जमाने में सरकार इंटरेस्टेड लेती थी, शहर के बच्चे ग्रामर के बाद NJV में आते थे। सरकार ने इंटरेस्टेड लेना बंद कर दिया, ग्रामर में लोग वैसे ही आते रहे, NJV का बेड़ा गर्क हो गया। आज NJV को एक NGO ने ले लिया है, अखवत ने ले लिया है। आप NJV जाके देखें, तारीखी स्कूल है सर, वहाँ पे तो बिल्कुल पाकिस्तान की पहली असेंबली बनी थी, बहुत बड़ी बात है। आप जाके देखें, बेहतरीन स्कूल बन गया है। बात यह है कि अगर सरकार में विलिंग होती है, सरकार में पॉलिटिकल विल होता है, तो सब चीजें अच्छी होती है। सरकार ने तो हाथ पर फेंक दिए, सरकार ने कह दिया भाई हम हरामखोर डॉक्टरों से उलझ नहीं सकते। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कभी कहा है कि सरकार हरामखोर डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन ना ले? कभी कहा है? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमेशा ये कहती रही है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सरकार ने देखा है जब अकाउंटेबिलिटी थी तो खतर हॉस्पिटल औरंगी टाउन में चलता था, जब अकाउंटेबिलिटी थी तो RSC चलता था। टेस्ट की जो सूरत हाल है, और जो एक बात की जा रही है कि जनाब, और बहुत अफसोसनाक बात है कि आप अगर यानी ये भी लोगों को पीछे किया जा रहा है, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कारोबार या प्राइवेट लेबोरेटरीज का कारोबार बढ़ाया जा रहा है कि जनाब यहाँ आप टेस्ट कराएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, सरकारी आप टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव आएगा। नहीं, ये तो फरहान ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि शुरू में जो टेस्टिंग के अभी सूरत हाल आप समझते हैं बेहतर है, अभी इस तरह की जो चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, एज अ सीनियर मोस्ट सीनियर डॉक्टर आप समझते हैं कि इसको आप कंडेम करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, और पहली प्रायोरिटी अगर किसी में सिम्टम्स आते हैं तो, और अगर वो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि नहीं है तो बिला वजह पे अपने ऊपर बोझ ना डाले, वो टेस्ट जो है वो सरकारी ही करवाए। बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सिविल अस्पताल में, ट्रॉमा सेंटर में, ओझा में टेस्ट हो रहे हैं, सही हो रहे हैं और तरीके से हो रहे हैं। इसी तरह से फरहान ने बिल्कुल कहा कि बहुत से प्राइवेट लैब हैं, वहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से हो रहे हैं। अब फीसें कितनी हैं, कम ज़्यादा हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन सही तरीके से हो रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। हमें ये भी देखना चाहिए कि जो फेल हो चुका है, जो गलतियाँ कर चुके हैं। अब आइंदा ये मर्ज हमारे साथ रहना है, हमें आंदा के लिए क्या करना है? अभी भी आंख खोलनी चाहिए। सबसे पहले तो आवाम को अपनी आंख खोलनी चाहिए, हमारे एंकर्स को आंख खोलनी चाहिए। हमारे एंकर्स भी बहुत से आके ऐसे बोलते रहे, नहीं ये तो ऐसे ही है, ठीक है हो जाएगा। मीडिया ने तो बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है, गैर जिम्मेदारी का सबूत, बहुत सबूत दिया है। कौन सा आप मुझे मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे जिन्होंने बोला है कि लॉकडाउन को खत्म किया जाए, मैशियत तबाह हो जाएगी, ये बात ना बोले। मैं जानता हूँ एक अलग डिबेट है, मैं चाहूंगा मैशियत तबाह हो जाएगी, बैत को अगर आप ले सके लाइन पर, और तो हम जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब ये जरा लॉकडाउन पे फरमाएं जरा आप
कि इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन को बहस करना बेकार है। नहीं, लेकिन सर अभी भी देखें ना, अभी जिस तरह से राइज हो रहा है मामला, आज भी तो एक नया डिसीजन आ सकता है। आप प्राइम मिनिस्टर आज भी तो कह सकते हैं जितना भी लॉकडाउन कर लें, जितना ईद में गले मिल लिए हैं, जितना मातम कर लिया है, उसका नतीजा निकलना है। ठीक है, उसको कोई रोक कर दिया रमजान के अंदर। ये साइंस है जी, ये साइंस है। देखें, आपका स्कूटर खराब होता है, आप कहाँ जाते हैं? मैकेनिक के पास। फ्रिज खराब होता है, उसके पास। जब आपको बीमार है, मतलब सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। बीमार है तो डॉक्टर के पास जाएं, मौलवी साहब के पास मत जाएं, उनका काम नहीं है, वो नहीं जानते कोरोना क्या है। मुझे आप ये फरमाएं, क्योंकि आप भी इस बात के हामी रहे कि लॉकडाउन जो है वो नहीं लगना चाहिए था, जितना लगा उतना भी नहीं लगना चाहिए था। ये चाइना ने जो है ना गलत इस्तिलाह जो है पूरी दुनिया को दे दी। पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि ना ये फैलता कैसे, वायरस फैलता कैसे, क्या हमारे मालूमात अवेलेबल हैं और वो कैसे अवेलेबल है। ये सदियों की मालूमात हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पे असेस की जा चुकी हैं और काबिल एतमाद है। लॉकडाउन का लफ्ज हमारी मेडिसिन की किताबों में डॉक्टर साहब ने कहीं पढ़ा हो तो बता दीजिएगा, मेरी फार्मेसी की किताबों में नहीं है। कंटेनमेंट का लफ्ज मैंने जरूर पढ़ा था। हमने ये जरूर पढ़ा था कि जी सोशल डिस्टेंस जो है रखा जाए, इंसान को छोटी जगहों पर ना रखा जाए, उन लोगों को दूर कर दिया जाए जो बीमार हुए, वहां पे झंडा लगा दिया जाए कि वहां पे कोई ना जाए। तो हम बीमार को दूर किया करते थे, वायरस को कंटेन किया करते थे। इस दफा पहली बार हमने देखा कि सेहतमंद लोगों को जो है वो लॉक कर दिया जाए, क्योंकि उस वक्त मालूमात बहुत महदूद थी, वायरस नया नया आया था। और मैं डॉक्टर साहब की तमाम बातों से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि वो सच्चाई पे बातें हैं, लेकिन जरा सी ये साइंस सुन लें कि जो जब जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं तो उससे मालूम करते हैं कि वायरस कब पैदा हुआ था। तो ये जब जीनोम सीक्वेंसिंग को जब असेस किया गया है तो ये बात तय हो चुकी है कि वुहान शहर में जब पहली बार वायरस किसी आदमी के अंदर पहुंचा था तो वो दिसंबर नहीं था, वो नवंबर नहीं था, वो अक्टूबर था। अक्टूबर की डेट की निकालना इतना ही आसान है जितना सीक्वेंसिंग में हम देख के बता सकते हैं कि मेरा और बेटे की उम्र में फर्क क्या है। ठीक है, अक्टूबर में ये बात फर्ज कर लीजिए, अक्टूबर में ये वायरस पैदा हुआ था इंसान में, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक तो ये फैलता रहा, हमें पता नहीं चला। जनवरी में जाकर जब WHO ने कहा कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, ये WHO ने इस बात को वो किया, ये दुनिया भर में एक नई आपने कॉन्फिडेंस दे दिया लोगों को, जबकि वहां पे रोकना था। उसके बाद आपने कहा कि जी तिजारती जो जहाज हैं उनको ना रोका जाए, इसकी जरूरत नहीं है, ये भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी में कहा। आप देखें दुनिया कितना डिफीट हुई है इस मामले में। जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी में चाइना ने लॉक किया, लेकिन बहुत सारे लोग इटली पहुंच चुके थे, बहुत सारे बच्चे इटली से पाकिस्तान आ चुके थे, तो बीमारी तो फैलती रही। अब ये कहना कि जी बीमारी जो है वो ईद के गले मिलने से हुई है, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ तमाम उन जर्नल्स की तरफ जिनके ऊपर मेडिसिन खड़ी है। उन जर्नल के नाम है अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन, ये जामा जो है जर्नल के नाम है न्यू यूरोपियन जर्नल ऑफ मेडिसिन, जर्नल से नाम है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। इन जर्नलों ने क्या रिपोर्ट क्या किया? इन्होंने रिपोर्ट ये किया कि जी R0 वैल्यू जो है, जिनसे असेस करके लोगों ने लिखा हुआ R0 वैल्यू 3.8 है, यानी एक आदमी से 3 में फैलेगा। इस बात को यहाँ पे रोकिए। 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, चाहे हुकूमत पाकिस्तान का वफाक हो, चाहे सूबा हो, चाहे पाकिस्तान की वो कॉर्पोरेट कंपनीज हो, सब ने कहा 8 to 10% इस वक्त इन्फेक्शन मौजूद है। तो 30 अप्रैल को पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख लोग इन्फेक्टेड थे आपके डाटा के मुताबिक। वो डाटा फेडरल गवर्नमेंट का था, वो डाटा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का था, वो डाटा पब्लिक था। फिर आपने कहा दुनिया इस बात पे मुत्तफिक थी, जापान भी, अमेरिका भी, चाइना भी, ब्रिटिश भी, यूरोप भी, कि 3.8 इसका R0 वैल्यू है। मैं कहता हूँ 2 था, तो R0 वैल्यू का मतलब ये हुआ कि 14 दिन में वो डबल हो जाएंगे। तो डबल कितने होने थे? वो जो 2 करोड़ 22 लाख में जो 2 करोड़ लोग थे, अगर फर्ज कर लीजिए मैं कराची को हिसाब बनाता हूँ, तो कराची में अगर 2 करोड़ लोग थे तो 20 लाख लोग मुतासिर थे 20 अप्रैल को, जिन्होंने 14 मई को हो जाना था 40 लाख। तो 40 और 20 मिलकर हो जाते हैं 60। उसके बाद जो बकिया 40 लाख थे उन्होंने 14 दिन के बाद फिर डबल हो जाना था, वो हो गए 80। तो 60 और 80 हो गए 1 करोड़ 40 लाख, जो कि 70% हो गए पाकिस्तान की कराची की पॉपुलेशन का। तो ऐसा नहीं हुआ। ये रियलिटी ये थी कि ये जो R0 वैल्यू को लेकर हम चलते रहे, ये गलत था। ये बिल्कुल रियलिटी है। बहुत सारे लोगों में इन्फेक्शन नहीं हुआ, बंदरों पे स्टडी करके देख ली गई, स्प्रे कर करके देख लिया गया कि कितनों को हो रहा है और कितनों को नहीं हो रहा है। एक ही फैमिली में 2 लोग रहते थे, एक को हो गया, एक को नहीं हुआ। एक ही जहाज था जापान का जिसमें 3711 लोग थे। उस जहाज में 20 दिन तक वायरस पलता फूलता रहा। उस जहाज में लोग इकट्ठे खाना खाते रहे, इकट्ठे डांस करते रहे, इकट्ठे बैठते रहे, इकट्ठे चाय पीते रहे, स्विमिंग पूल करते रहे। उस नैरो जहाज के अंदर जो टोटल लोग इन्फेक्टेड हुए वो 712 थे। तो हमें इस सवाल का भी जवाब सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों को नहीं हुआ वो कौन लोग थे, उनको क्यों नहीं हुआ, जबकि वो जुड़वा थे, वो साथ के थे। तो ये कहना कि ये बिल्कुल फैल रहा है, मैं ये मानता हूँ कि ये
मुंह से मुंह में फैलेगा, मैं ये मानता हूँ क्लोज इन्वायरमेंट में फैलेगा, हवा से फैलेगा। लेकिन जैसे जैसे डाटा आ रहा है उससे हमें अंदाजा हो रहा है कि जो हमने मैथमेटिकल असेसमेंट की बुनियाद पर खौफ फैलाया था, जिसमें हमने एपिडेमियोलॉजिस्ट को साथ नहीं रखा था, लेकिन सर लेकिन ठीक है, वो फिगर तो आप बहुत बड़े बड़े बता रहे हैं, लेकिन अभी खौफ तो इस फिगर के साथ भी है जो इस वक्त मौजूद है सर। 1 लाख लोग जो अभी इन्फेक्टेड जो केस सामने आ गए हैं, और सामने जो इसी तरतीब से अगर मामला चलते रहेंगे तो फिर जुलाई के आखिर तक जो मामला हैं वो बहुत ज्यादा उसका फिगर पहुंच जाएगा। अगर 2.5 लाख 3 लाख या 4 लाख का ऑफिशियल फिगर आ जाएगा तो हम कहाँ पे खड़े होंगे? तो मैं कहता हूँ अभी 1 करोड़ है तो इसमें गलत बात क्या है? इन्फेक्शन फैला हुआ है, यू डोंट हैव एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एवरी पर्सन। आप जब टेस्ट कर रहे हैं, 1 लाख टेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसमें से 10,000 मिल रहे हैं। आज भी 17,000 मिले ना, आपको 17% मिला आज भी। तो आपको टेस्ट के ऊपर 17% मिल रहा है। अगर पूरे पाकिस्तान का टेस्ट कर लेंगे तो 17% निकाल टेस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है कि जो जिनके अंदर सिम्टम्स मौजूद होते हैं। हर पाकिस्तानी का टेस्ट नहीं होता, तो जिन लोगों के सिम्टम्स हैं उनमें से 17% मिल रहा है। तो हर पूरा पाकिस्तान जो है वो सिम्टम नहीं हुआ है। बात ये सर कि ये ट्रेन तो जा चुकी है ना, अब लॉकडाउन को तो बहस करना बेकार है। जो हमने कर लिया नहीं कर लिया बहस कर उससे बेकार है। जी जी तारिक मिर्जा साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। तारिक मिर्जा साहब पाकिस्तान की मारूफ एक्ट्रेस जनाब रुबीना अशरफ साहिबा जो हैं उनको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ, आपकी ज़ौजा मोहतरमा, उसके हवाले से मुख्तलिफ रूमर्स भी आए, लेकिन सबसे बेहतर तौर पे आप ही बता सकते हैं। आप फरमाइए उनकी कंडीशन क्या है, फरमाइए। जी रिजवान, इस वक्त अल्लाह का करम है बेहतर हैं, इम्प्रूविंग की तरफ जा रही हैं, और क्योंकि हॉस्पिटलाइज हैं, मैं अभी आपको बता दूं कि हॉस्पिटल में है, लेकिन इम्प्रूव हो रही है तबीयत। लेकिन ये जो रिमर्स होते हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है पाकिस्तान में। ये मतलब फेक न्यूज़ है, और ये जो बना बनू के जो चला रहे हैं गलत होता है। जो मैंने उनको मुझसे पूछे ना कि क्या है, आप अपने तौर पे आप न्यूज़ें चलानी शुरू कर देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको पॉजिटिव आया, उनकी तबीयत खराब हुई, लाजमियत है, वीकनेस हो जाती है, बीमारी ऐसी है, इससे दूर जितना भी रहा जाए कम है। लेकिन ये कि मुझसे पूछा जरूर जाना चाहिए था कि जो खबरें चल रही थी। जी जी, बाकी अल्लाह का करम है कि बेहतर है तबीयत, और हम अभी भी अस्पताल में, लेकिन इम्प्रूवमेंट है। हम इसीलिए मैंने उनको कमरे में जाके मैंने खुद उनको खाना खिलाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। अल्लाह का करम है जी। देखें, लेकिन इससे जितना दूर रहे बचें, ये है खतरनाक बीमारी है। जी 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 बिल्कुल तारिक मिर्जा साहब, और हम भी जो है वो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बहुत जल्द से जल्द जो है फौरन स्पीडी रिकवरी दे। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह खैर करे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जितने लोग भी पॉजिटिव हैं उन सबको अल्लाह ताला जल्द से जल्द सेहतयाबी दे, और कोई ऐसी सूरत हाल ना हो कि किसी को वेंटिलेटर पे जाना पड़े और जो है वो क्रिटिकल पोजीशन पे जाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी। ये बेहतर, बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो रिकवरी की जानिब है, और क्योंकि मुसलसल खबर आ रही थी, मुख्तलिफ रूमर्स लोग फैला रहे थे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम लोगों से कि कोई भी इस तरह की खबर देखें तो पहले तस्दीक करें, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ाएं। टाइम ब्रेक का, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, और लीडरशिप के अंदर गोके लीडरशिप पे मुकम्मल एतमाद होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं कोई टाइम पर डिसीजन नहीं हो पाए हैं तो वक्त वापस पलट के नहीं आ सकता। अब आगे की जानिब जो है कैसे बढ़ना है, हमारे पास जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे जानेंगे। डॉक्टर शेषा साहब, अब तो बहुत ही खतरनाक पोजीशन पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं, और ये गलत नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल मामलात हैं वो भी सर बहुत बुरे हैं। इस वक्त जो हमारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, सब बढ़ गई हैं, बेरोज़गारी बेनता बढ़ रही है, स्मॉल और मीडियम जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए हैं। लोग अपनी जिन जगहों पर होते हैं वहाँ के रेंट नहीं दे पा रहे, लोग उस सैलरीज नहीं दे पा रहे, तो वो भी हमें उसको भी देखना है। आगे क्या किया जाए? अच्छी हुकूमतों के पास इसका प्लान होता है जी, और उसका प्लान ऐसा होता है कि उसको लेके चलते हैं। हम उस बहस में नहीं पढ़ते। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। 1945 में कराची जो शहर था उसके एक DHO होते थे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डॉक्टर ड्रेगो, उनका इंतकाल हो गया है। डॉक्टर ड्रेगो जब DHO थे तो माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय थे इंडिया के, वो कराची एयरपोर्ट पे आए और उनको डॉक्टर ड्रेगो ने वापस कर दिया क्योंकि उनके पास वैक्सीनेशन नहीं था। ये थी पावर एक डॉक्टर की, MBBS डॉक्टर की। उसने वायसराय ऑफ इंडिया को बोला सर वापस चले जाएं आप, ये होता है कानून, और इस तरह से मर्ज रुकते हैं। ये डॉक्टर साहब ने बोला कि
सर वो ब्रिटिश दौरे हुकूमत था सर, बात ये कि दौरे हुकूमत था, वो ब्रिटिश था किसी का था, तो हमारे दौरे हुकूमत में भी पावर ऐसी होनी चाहिए थी कि जिसको क्वारंटाइन कहा जाता क्वारंटाइन होते, कोई उम्रा से आता, कोई जियारत करके आता, उसको अंदर घुसने नहीं दिया जाता। आगे की तरफ था। अब आगे की बात यह है कि अब हुकूमत ने जो करना था वो तो कर चुकी है, अब आगे की बात सिर्फ अवाम ही कुछ कर सकती है। अवाम अपने आंखें खोले, अवाम एहतियात करे, फॉरगेट अबाउट कि उनको महंगे किस्म के मास्क खरीदने हैं, 4 कपड़ों की लेयर का मास्क बनाए, उसको पहने, रोजाना शाम को जाके घर में उसको धोए, सुबह उसको पहन ले। नंबर 1, मास्क से बहुत बड़ी बचत, किसी आदमी से दूर रहे, एक छतरी के बराबर, करीब ना जाए, हर सूरत में हाथ धोए, इसके अलावा कोई और तरीका अब रहा नहीं है। और उम्मीद ये करे कि जैसे वो बीमार हो आइसोलेशन में चला जाए, मुकम्मल तौर पर रेस्ट करे, नमाज भी ना पढ़े, मैं तो कहता हूँ मुकम्मल तौर पर रेस्ट करे, ऑक्सीजन की सप्लाई अपने ऊपर बिल्कुल ना आने दे, और रेस्ट करने के बाद 90% 98% लोग सही हो जाएंगे। लेकिन अगर उसने वो बीमार हुआ और बीमार होने के बाद उसने अपने आप को एक्सर्ट किया तो उसका लंग्स बैठेगा, उसको इन्फेक्शन होगा। जो लोग हाई रिस्क हैं, स्मोकर हैं, डायबिटीज वाले हैं, दिल की बीमारी है, ट्रांसप्लांट हो चुका है, वो तो घर से बिल्कुल निकलना बंद करें, इसलिए कि बाहर मर्ज घूम रहा है, उनको पकड़ेगा तो वो हाई रिस्क हैं, वो जाएंगे वेंटिलेटर की तरफ, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा उनको। तो अब सिर्फ आखिरी बात ये, एज ए डॉक्टर मैं सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि सिर्फ एहतियाती तदाबीर से निजात मिल सकती है। पीएमए हमेशा कहती है कि इलाज से एहतियात बेहतर है, और एहतियात यही है, मास्क दूर, हाथ धोना और आवाम में अपने घर वालों के लिए। मैं तो दुकान में जाना ही बंद कर दिया है। मेरी छोटी बहन ने आज मुझे बोला, एक दुकान में मैं गई, गलती से देखा कि कोई मास्क नहीं लगा रहा है, मैं वापस आ गई, तो दुकानदार ने बोला नहीं आया, मास्क निकाल के लगाने लग गया। जो कैंपेन है कि नो मास्क नो सर्विस, ये दुकानों पर हर दुकान पे लिखा हुआ होना चाहिए, नो मास्क नो सर्विस। अगर कोई मास्क पहन के नहीं आएगा तो उसको कोई दुकानदार जो है कोई चीज सेल नहीं करेगा। मास्क पहन के दूर की बात है, दुकानदार ने खुद ही पहने हुए, ये बड़े वर्कर ने कौन सा मास्क खुद ही पहने हुए। 80% लोग रोड पे घूम रहे बगैर मास्क के। आज सुबह में ठीक है, निकला बंदो रोड से, और ये जब जो बातें की जा रही है, इतने सीनियर लोग जो बात कर रहे हैं, ये आपकी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर फरहान ईसा साहब, वे फॉरवर्ड आगे की जानिब क्या होना चाहिए? आगे की तारीख में ये होना चाहिए कि सिर्फ इस बीमारी से तो बचना है ना, लेकिन हमें गुड हैबिट्स भी बनानी है। हमारी बॉडी में एक सर्केडियन रिदम होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को, कुव्वत मुदाफियत को बेहतर करता है। आई थिंक टाइम पे सोना, 8 घंटे की नींद, पानी का सही इस्तेमाल करना, 2-3 लीटर से ज्यादा एक्सरसाइज करना, सही ग़िज़ा से रहना, स्ट्रेस फ्री रहना, ये जो हम लोग जलन, हसद और जो नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, दूसरे से कंपैरिजन में इन्वॉल्व रहते हैं, ये सारी चीजें हमारी बेसिकली इम्यूनिटी को कम कर देती हैं। ये पोस्ट कोरोना वर्ल्ड एक नया वर्ल्ड होगा जिसके अंदर अब वॉर्स रुक रही हैं। आपने देखा कितनी वॉर्स थी, वो रुक गई, एनवायरनमेंट भी बेहतर हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर एक आजमाइश आती है तो उसके बाद बहुत सारे फवायद भी आते हैं। हमें ये टाइम बस जो आजमाइश का है ना, ये गुजारना है, यूनाइटेड होकर गुजारना है, एज ए नेशन गुजारना है। इस वक्त पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है, इस वक्त जो है गवर्नमेंट को बुरा भला कहने का टाइम नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम गवर्नमेंट को भी बुरा भला कहते हैं ना तो जो उसका ट्रस्ट है ना वो भी खराब हो जाता है, फिर वो किसकी बात लोग सुनेंगे। हमें व्हाट्सएप र्यूमर्स के ऊपर असर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसमें अननोन लोग जो बातें कर रहे होते हैं। मैं प्रोग्राम में कहूंगा कि मैं गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करता हूँ, गवर्नमेंट जो है अपनी नेक नीति से फैसले कर रही है और हमें अपनी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। डॉक्टर उबैद, वेरी क्विक, आपके पास जस्ट 1 मिनट है। अच्छा, दो एंड है। एक एंड तो है मरीज हजूम से दूर रहें, गुर्बत से दूर रहें और अपने आप को साफ सुथरा रखें, तंग हवा में ना जाएं। दूसरी तरफ मरीज के लिए कि जी आप परेशान बिल्कुल ना हो। न्यूयॉर्क जो शहर था वो फर्ज करें 2 करोड़ का शहर था, तो वहाँ 80,000 जो लोग इंतकाल हुए, उनको जो टॉप ऑफ द जो बूढ़े लोग थे जिनकी उम्र ज्यादा थी, जो कोमोर्बिडिटी लोग थे, वो इंतकाल हुए। तो इसलिए आपके पास जो इस वक्त लॉट अवेलेबल है हमारे पास, और इंशाल्लाह हम बहुत करीब जा रहे हैं, वैक्सीन के भी बहुत जल्द वैक्सीन भी अवेलेबल होगी। हम उस सूरत हाल में नहीं है, तो डिप्रेशन से कोई ना मरे। डिप्रेशन मौत की वजह बन सकती है। डिप्रेशन अगर उसके साथ ऑगमेंट हो जाए, क्या कहते हैं, कार्डियक वैस्कुलर पेशेंट के साथ, हाइपरटेंशन के साथ, तो मौत की वजह बन सकती है। तो लोगों को डिप्रेशन में मत डालिए, आप इतने खतरे में नहीं है जितना खतरा हमारे को पेंट कर दिया गया है। हम इत्मीनान से रहें। ठीक है, मौत को हम टाल नहीं सकते, खतरात को हम खत्म नहीं कर सकते, उसको रिड्यूस करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। डॉक्टर फरहान से मेरा रिक्वेस्ट है, सब कुछ मौजूद है आपके पास, फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब, ये मेरी बात बड़ी जोर से सुनिएगा,
या आपके पास फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है एंड यू आर खत्म हो गया है, मैं माफी छोटी सी बात में फरहान की बात से एग्री करता हूँ कि नींद और पानी का इस्तेमाल डिसएग्री करता हूँ कि अगर सरकार कोई गलती करती है तो उसे पकड़ा जाए। टाइम खत्म हो गया, रिजवान जाफर इजाजत दीजिए।